नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे 10 जुलाई के एडिटोरियल सेशन की। ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन सब कुछ एक साथ हम लेकर चलेंगे। इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। ऐसे किसी व्यक्ति को हराना मुश्किल है और मैं कहूँ कि नामुमकिन है जो हार नहीं मानता है। आपकी हार केवल तभी हो सकती है जब आप क्विट कर दें, अन्यथा कोई हरा नहीं सकता आपको। आशीष क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, जल्दी इसका एक अपडेट आने वाला है। वैसे तो डेट आज की ही है 10 जुलाई, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा लेट ये हो रहा है अपडेट, और एक दो दिन में जैसे अपडेट आ जाएगा इसका तो बहुत सारे अच्छे फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। आप डाउनलोड कर पाएंगे वीडियोज़ को, यहाँ पर फ्री वीडियोज़ भी अवेलेबल होंगे, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी सारे पेड कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आज का एडिटोरियल है नन गेन्स। एक बार फिर से जो WHO और अमेरिका की लड़ाई है उस बारे में आज का आर्टिकल आपको दिया है। काफ़ी सारे नए वोकैबुलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और वो चीज़ें एक अलग दृष्टिकोण की WHO से नाता तोड़ने के बाद अमेरिका का क्या नुकसान है और अमेरिका से कनेक्शन टूटने के बाद WHO का नुकसान क्या है, उस बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। दोनों का ही नुकसान है, इसीलिए कहा गया है नन गेन्स। नन गेन्स का मतलब हो गया कि नन का मतलब कोई नहीं, गेन का मतलब होता लाभ। तो कोई भी यहाँ पे लाभ की स्थिति में नहीं होगा, ठीक है। गेन का मतलब प्रॉफिट कह सकते हो, बेनिफिट कह सकते हो, एडवांटेज कह सकते हो। तो इनमें से कोई भी मतलब लाभ किसी का भी नहीं है। WHO से अलग होना अमेरिका का विड्रॉ होना WHO से, यहाँ पे किसी का भी लाभ नहीं है, ना अमेरिका का है और ना ही WHO का है। और चूंकि अमेरिका बहुत बड़ी फंडिंग करता है, इस कारण से पूरे विश्व का भी कहें किसी भी देश का यहाँ पे लाभ नज़र नहीं आता है। आइए करते हैं स्टार्ट। On July 6, when the number of novel coronavirus cases and deaths in the US reached over 2.8 million and nearly 0.13 million respectively, the US officially notified the United Nations of its intention to withdraw membership from the World Health Organization. एक चीज़ समझिए, रेस्पेक्टिवली शब्द जो है इसका प्रयोग ये हालांकि एडवर्ब है और इस तरीके से यूज करते हैं कि जब दो चीज़ें दे रखी है और उसमें रेस्पेक्टिवली लगा रखा है, इसका मतलब क्रमशः है। जो पहले आ गया उसका संबंध पहले वाली चीज़ से है, जो बाद में आया उसका संबंध बाद वाले से है। तो इसी को ध्यान में रख के पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे ऑन जुलाई 6, ये ऑन क्यों आ रहा है पता है आपको कि डे और डेट जब भी आपको दे रखा होता है, कौन कौन सी चीज़ें डे और डेट अगर दे रखी होती हैं आपको, तो किसका प्रयोग हम करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो जुलाई 6 को, 6 जुलाई को, व्हेन द नंबर ऑफ नोवेल कोरोना वायरस केसेज, जब नोवेल कोरोना वायरस केसेज की संख्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है ना, एंड डेथ्स इन द US, और US में मरने वालों की संख्या रीच्ड पहुंच गई, कितनी पहुंच गई, 2.8 मिलियन से अधिक और 0.13 मिलियन से अधिक। ये नियरली जो है ये इसका मीनिंग है ऑलमोस्ट। क्या मीनिंग है इसका, ऑलमोस्ट। और ऑलमोस्ट के साथ साथ आप यहाँ पे अबाउट भी कह सकते हैं कि ये नियरली जो है वो अबाउट कर देता है, लगभग कर देता है, ठीक है। और मिलियन दे रखा है। तो क्या कहना चाह रहा है कि भाई जुलाई 6 को जो संख्या है नोवेल कोरोना वायरस केसेस की और अमेरिका में मरने वाले लोगों की संख्या है, वो कहाँ पहुँच गई, वो इस संख्या से अधिक पहुँच गई। ये भी याद रखना है कि ओवर का प्रयोग आप कब कर सकते हैं, जब कोई संख्या आपको दे रखी हो और जब कह रखा हो कि इस संख्या से अधिक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई आपको। तो ओवर का प्रयोग संख्या के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जो नोवेल कोरोना वायरस के केसेस हैं वो तो हैं 2.8 मिलियन, इससे अधिक है ना, और डेथ्स है उनकी संख्या है 0.13 मिलियन रेस्पेक्टिवली क्रमशः। तो कह रहा है कि 6 जुलाई को अमेरिका के अंदर नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या तो पहुंच गई 2.8 मिलियन से ज़्यादा, 28 लाख से अधिक, और लगभग जो डेथ्स हैं वो पहुंच गए 0.13 मिलियन से ज़्यादा। बात समझ में आ गई। तो ये है आंकड़े 6 जुलाई के। अब कह रहा था US से पहले द लगेगा, पता ही आपको। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे यूनाइटेड होता है, यूनियन जुड़ा रहता है, जैसे USA है, UK है ना, UAE है, इन सबसे पहले द लगता है। तो US ऑफिशियली नोटिफाइड द यूनाइटेड नेशंस ऑफ इट्स इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, आपकी प्लानिंग क्या है, आपका इरादा क्या है, आप क्या चाहते हो। तो US ने ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया। नोटिफाई का मतलब इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो US ने UN को, यूनाइटेड नेशंस के लिए UN है, तो UN को US ने नोटिफाई कर दिया ऑफिशियल तरीके से। किस बारे में नोटिफाई कर दिया, अपने इरादों के बारे में। इरादा क्या है, इरादा है मेंबरशिप छोड़ने का। विड्रॉ का मतलब पता ही आपको, आगे की स्लाइड में आपको कुछ इसके सिनोनिम्स मिल जाएंगे। विड्रॉ का मतलब होता है पीछे हटना,
ठीक है, इसका मेंबर हुआ करता था यूएस। अब यूएस विड्रॉ कर रहा है, मतलब मेंबरशिप को छोड़ रहा है। तो अपने इरादे के बारे में बता दिया कि हम मेंबरशिप छोड़ेंगे फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO जो दे रखा है उसके लिए द का प्रयोग है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए। बात समझ में आ गई। तो इस स्लाइड में ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डे और डेट से पहले ऑन लगेगा, जैसे कि यहाँ पे है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नंबर अगर दे रखा है और नंबर में अधिक की बात करते हो, संख्या में कोई अधिक की बात करते हो, तो ओवर का प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहाँ दे रखा है। एक ध्यान रखना है कि यूएस से पहले UN जो UAE है उससे पहले, UK से पहले और यहाँ पे UN से पहले, जहाँ पे यूनाइटेड या यूनियन शब्द जुड़ा है वहाँ पे आप डे लगा सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा। विड्रॉ का मतलब पुल बैक करना, पुल आउट करना होता है, वापस पीछे हटना होता है। तो 6 जुलाई को जो नोवेल कोरोना वायरस केसेस की संख्या है यूएस में, वो तो कितनी पहुंच गई, 2.8 मिलियन से ज़्यादा। और मरने वालों की संख्या लगभग कितनी पहुंच गई, 0.13 मिलियन से अधिक। ये आंकड़े हैं यूएस के। और यूएस ने ये 6 जुलाई को नोटिफाई कर दिया है यूएन को कि भाई हम यहाँ से वापस निकलना चाहते हैं, हम विड्रॉ करेंगे यहाँ से WHO में, अब हम नहीं रहेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे है, दिस कम्स आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड ऑन May 29 हिज डिसीजन टू हॉल्ट फंडिंग एंड पुल आउट ऑफ द ग्लोबल हेल्थ बॉडी। ये जो चीज़ आई है ना, ये जो घोषणा, ये नोटिफिकेशन उन्होंने दिया है, ये आया है। अब ये कम्स हालांकि प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, लेकिन आप जब इसका अर्थ निकालोगे कि ऐसा होता है, तो हैबिचुअल तो टास्क है नहीं। अब ये जब हैबिचुअल नहीं है तो क्यों हम ऐसा अर्थ निकालेंगे कि प्रेजेंट सिंपल में, तो इसलिए आप इसको अपने अकॉर्डिंग पास्ट में लेकर जा सकते हो। तो दिस कम्स आफ्टर, ये जो चीज़ हुई है वो किसके बाद में हुई है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद में। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, कब किया, ऑन May 29। ये ऑन फिर से आ गया, समझ में आ गया होगा आपको, डे और डेट से पहले ऑन लगता है। हिज डिसीजन, अपने डिसीजन के अनाउंस किया। क्या डिसीजन था, टू हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब क्या है, हॉल्ट का मतलब है स्टॉप, स्टॉल, चेक, अरेस्ट। हॉल्ट का मतलब रोकना। तो इनका डिसीजन था कि हम फंडिंग रोकेंगे, फंडिंग नहीं देंगे WHO को। एंड पुल आउट, पुल आउट का मतलब क्या है, विड्रॉ, रिजाइन, लीव, स्टेप डाउन। इनका मतलब वापस पीछे हटना है ना, छोड़ देना। कोई काम के लिए आपने स्टेप बढ़ाया, वापस अगर स्टेप लेते हो, रिट्रीट करते हो, तो उसको बोलते हैं पुल आउट। पुल बैक भी हो सकता है, यहाँ पे विड्रॉ भी हो सकता है, रिजाइन भी हो सकता है, लीव भी हो सकता है, छोड़ने के अर्थ में भी आ सकता है ना। और इन्होंने कहा कि ये जो ग्लोबल हेल्थ बॉडी है, ग्लोबल हेल्थ बॉडी मतलब वैश्विक स्वास्थ्य संगठन, ये WHO की बात ही कर रहा है, तो इसको छोड़ेंगे। बॉडी जो है वो निकाय या किसी संगठन के लिए यूज होने वाला वर्ड है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि ये जो बात आई है ना, ये किसके बाद में आई है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 29 मई को 29 मई को अपना डिसीजन दिया था कि हम फंडिंग रोकेंगे, फंडिंग नहीं देंगे WHO को, और यहां से हम पुल आउट करेंगे। इसके बाद ये बात सामने आई है। ठीक है, आगे देखिए। आफ्टर अक्यूजिंग WHO of being China-centric on multiple occasions, this unfortunate development is one more attempt by Mr. Trump to deflect blame for gross mismanagement of the crisis। देखिएगा, एक शब्द यहाँ पे है अक्यूज, और अक्यूज के साथ में हम लगाते हैं ऑफ। इसके साथ साथ एक शब्द और याद रखिएगा, चार्ज। अगर चार्ज हो तो इसके साथ लगाते हैं विद। दोनों का मतलब हालांकि यही होता है कि आरोप लगाया है आपने, और आरोप क्या लगाया है उससे पहले आपको ऑफ या विद लगाना होता है। चार्ज अगर हो तो विद लगाइए, अगर अक्यूज हो तो ऑफ लगाना है। तो आफ्टर अक्यूजिंग WHO, आफ्टर का मतलब बाद में, आफ्टर प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, और अगर ऑब्जेक्ट लेगा तो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनता है। ठीक है, और जब वर्ब को आप बनाते हो नाउन, प्रोनाउन तो बन नहीं सकता वर्ब, नाउन बनाते हो तो उसका तरीका है ING में तब्दील कर दीजिए। तो अक्यूज को अक्यूजिंग बनाया गया, इसी कारण से प्रेपोजिशन के बाद में ING फॉर्म में क्रिया लगती है, कारण कि उसको नाउन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आफ्टर अक्यूजिंग WHO, तो WHO पर आरोप लगाने के बाद में क्या आरोप लगाया, ऑफ बीइंग चाइना सेंट्रिक। तो आरोप लगाया ऑफ बीइंग, फिर देखो ऑफ लग गया, प्रेपोजिशन है तो फिर देखो ING फॉर्म में है क्योंकि इसको नाउन बनाना पड़ता है। तो ये आरोप लगाया कि WHO जो है चाइना सेंट्रिक है, चाइना पर केंद्रित होकर ही काम करता है, चाइना के लिए ही काम करता है, बाकी देशों से इसको मतलब नहीं है। ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, ओकेजन्स तो हो गया है नाउन और मल्टीपल हो गया है एडजेक्टिव। तो ये कह रहा है अनेकों अवसरों पर ऐसा आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया WHO पर। दिस अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट, तो इसके बाद ये जो एक दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना घटी है, डेवलपमेंट का मतलब वैसे विकास होता है, लेकिन यहाँ पे कहें कि इस घटनाक्रम, इस सीरीज के अंदर ये जो नई बात सामने आई है इसको डेवलपमेंट कहा है। तो दिस अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट, अनफॉर्चुनेट यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण डेवलपमेंट है, इज वन मोर अटेम्प्ट, ये एक और प्रयास है, इज है वन मोर अटेम्प्ट, एक और प्रयास बाय मिस्टर ट्रंप के द्वारा टू डिफ्लेक्ट ब्लेम। देखो होना क्या चाहिए था,
कि अभी अमेरिकन जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर कि इन्होंने सही तरीके से मैनेज नहीं किया, इसी कारण से इतने बड़े स्तर पर महामारी फैल गई। जब ये मतलब इनको लॉकडाउन लगाना चाहिए था तब इन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया, काफ़ी दिन तक एक्सटेंड करते रहे, उसके बाद लॉकडाउन लगाया। अभी संख्या देखिए सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या। तो अब ये अपना जो ब्लेम है उस ठीकरे को फोड़ना चाहते हैं WHO के माथे, कि कहना चाहते हैं WHO ने ऐसा किया, इस कारण से हम लोग इतने रूप से प्रताड़ित हुए, ये हमारी गलती नहीं है। तो डिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? डिफ्लेक्ट का मतलब है डाइवर्ट करना, डिस्ट्रैक्ट करना, साइड ट्रैक करना, एवर्ट करना, टर्न करना। मतलब एक प्रकार से ये दिशा भटकाना चाहते हैं, उस ब्लेम को शिफ्ट करना चाहते हैं WHO पर, ठीक है। तो फॉर ग्रोस मिसमैनेजमेंट, ग्रोस का मतलब होता है सकल, संपूर्ण, है ना। GDP जैसे होता है तो वैसे ही ग्रोस, जी का मतलब वहां पे भी ग्रोस ही है, तो ये ग्रोस का मतलब सकल या संपूर्ण, मिसमैनेजमेंट अव्यवस्था, क्राइसिस का मतलब संकट, और ये संकट कौन सा है? कोविड-19 वाला। तो चूंकि पता लग गया कि संकट कौन सा है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग भी है। तो ये बातें समझ में आ गई आपको। आगे बात समझ में, रिपीट कर देता हूँ। तो ये जो बात आई है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अनाउंसमेंट के बाद आई है। 29 मई को अनाउंसमेंट किया था इन्होंने कि हम फंडिंग रोकेंगे और ग्लोबल हेल्थ बॉडी WHO जो है उसको हम पैसा नहीं, मतलब वहां से विड्रॉ करेंगे। फिर कह रहा है कि WHO को अनेकों अवसरों पर चाइना सेंट्रिक होने का आरोप लगाने के बाद ये जो एक अनफॉर्चुनेट घटना घटी है, ये एक और प्रयास है डोनाल्ड ट्रंप का कि वो अपने जो ब्लेम्स हैं उनको डाइवर्ट करना चाहते हैं। किसके लिए ब्लेम, किसके लिए लग रहा है? इन पर ब्लेम लग रहा है कि इन्होंने क्राइसिस को मिसमैनेज किया है पूरी तरीके से, ये अव्यवस्थित होकर इन्होंने तरीकों हैंडल करने की कोशिश की है, सही तरीके से मतलब हैंडल नहीं कर पाए इस क्राइसिस को। ये जो आरोप है इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो इस स्लाइड में आपके पास सीखने के लिए होल्ड था, पुल आउट था, डिफ्लेक्ट था, ठीक है। एक आपको सीखना था कि अक्यूज के साथ ऑफ लगता है तो चार्ज के साथ विद लगता है, ये हमने सीख लिया। मल्टीपल एडजेक्टिव है, ओकेजन्स नाउन है, ये सीख लिया। और बाकी तो सामान्य बातें हैं। क्राइसिस से पहले द क्यों है ये भी हमने जान लिया, क्योंकि क्राइसिस यहाँ पे कोविड-19 है। तो किसी भी नाउन को देखकर अगर हमें पता लग जाता है कि ये नाउन इसके बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब फिर आप ये मानकर चलिए कि वो डेफिनेट हो गया है। और ऐसा जो यूज होता है द का, कि किसी शब्द को देखकर ही पता लग जाए, उसको होमोफोरिक यूज ऑफ द कहा जाता है। आ जाइए आगे। इन अ मे 18 लेटर। अब आप सोचेंगे कि सर अभी तो कहा था आपने कि डेट आए तो ऑन लगेगा, अब ये लेटर के लिए इन आ रहा है ना, ये डेट के लिए नहीं आ रहा है। तो उस पत्र में, ये पत्र कब लिखा गया था? 18 मई को, ठीक है। और इन लेटर, अब ये जो ए है ये भी इसी के लिए है। तो 18 मई का एक पत्र है, 18 मई को पत्र लिखा गया था। उस पत्र में ही ऑफिशियली डिमांडेड, उन्होंने ऑफिशियल तरीके से डिमांड किया है, मांग रखी है। ऑफिशियली जो शब्द है ये एडवर्ब है, डिमांडेड जो शब्द है वो यहाँ पे एक वर्ब है। उन्होंने ऑफिशियल तरीके से डिमांड की है दैट द WHO मेक। अब आप सोचेंगे कि WHO तो सिंगुलर है, फिर यहाँ पे मेक जो है मेक्स होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। कारण क्या है देखिए, इस केस को हम बोलते हैं सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड, सब्जंक्टिव मूड में होता क्या है? हाइपोथेटिकल कंडीशंस को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल मतलब जो भी आपके इमेजिनेशन में है, जो काल्पनिक वाक्य होते हैं ना, उनको लेते हैं इसके अंदर। तो आप ये मानकर चलिए अगर कोई स्पीकर डिमांड या फिर कोई सजेशन, ठीक है, या फिर कोई विश, अगर कोई भी स्पीकर है, कोई भी वक्ता है, अगर वो अपनी इच्छा, कोई मांग या सुझाव ये दर्शाना चाहता है तो उसको सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं। और जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम पढ़ते आते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वो यहाँ पर लागू नहीं होता। ये उसका एक एक्सेप्शनल केस मान लीजिएगा। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये सब्जेक्टिव मूड होता है। या रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई कर्ता जो है, कोई भी स्पीकर जो है, वो अपने वाक्य के द्वारा डिमांड, सजेशन या विश को जाहिर करता है तो उसे सब्जेक्टिव मूड कहा जाता है। ऐसे केस में सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, जैसे कि WHO सिंगुलर है लेकिन वर्ब कैसी आएगी? हमेशा प्लूरल आएगी। ऐसा ही इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी होता है, सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर ही क्यों ना हो, वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है। बात समझ में आ गई? कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब भी देखते हैं, आई के साथ में वर्ड लगता है, ही के साथ में वर्ड लगता है, वह भी इसी का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पर विश होता है, हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। तो कह रहा है कि 18 मई के एक पत्र में उन्होंने ऑफिशियल तरीके से डिमांड की। अब देखो यहाँ पे डिमांड आ गया था, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड लागू हो गया। तो कह रहा है उन्होंने ऑफिशियल तरीके से डिमांड की कि WHO जो है मेक मेजर सब्सटेंटिव इंप्रूवमेंट्स। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि WHO ऐसा करता है, चूंकि इनकी डिमांड है तो ऐसा करे, ये क्या चाहते हैं? तो ये चाहते हैं, इन्होंने ऑफिशियल तरीके से एक पत्र दिया, उसमें डिमांड रखी कि WHO जो है एक मुख्य सब्सटेंटिव इंप्रूवमेंट्स करे। सब्सटेंटिव का मतलब क्या है? रियल,
स्ट्रॉन्ग, इसेंशियल, सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा के लिए कह सकते हो, है ना। तो इन्होंने कहा कि वास्तव में इंप्रूवमेंट्स करे या बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है WHO को, डिमांड इन्होंने ट्रंप ने की थी एक पत्र में, इन 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर करे, वाइल चार्जिंग। ये वाइल वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि वाइल जब भी आता है उसके बाद में जब भी वर्ब आती है तो उसे हम किस रूप में लिखते हैं, V0 + ing के रूप में लिखा जाता है। तो वाइल चार्जिंग दैट, ये आरोप लगाते हुए, है ना, ये आरोप। आप कहोगे सर चार्ज में विद कैसे नहीं आया, क्योंकि आप लोग रूल्स को इस प्रकार से पकड़ते हो। सभी बताया आपने चार्ज में विद लगेगा, यहाँ तो नहीं आया। तो बेटा चार्ज में विद तब लगेगा जब आगे दे रखा हो कि आरोप कौन सा था, यहाँ ऐसा नहीं है इसलिए विद नहीं लगा रखा। और वाइल चार्जिंग ये आरोप लगाते हुए कि द ग्लोबल बॉडी, ये WHO के लिए आ रहा है। लैग्ड का मतलब इसमें कमी है, इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी की, फ्रॉम चाइना मतलब चाइना का गुलाम है। ये सीधा सीधा शब्दों में कहूँ तो ये कहना चाहा इन्होंने कि चाइना से इनको आज़ादी नहीं है, वो स्लो। अब ये वॉज स्लो है, फिर से ग्लोबल बॉडी के लिए है। और WHO जो है वो काफ़ी स्लो था टू रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड मतलब प्रत्युत्तर देने में, प्रतिक्रिया देने में, टू द थ्रेट, इस आपदा, इस संकट की। ये संकट कौन सा है, ये कोविड-19 है। तो कोविड-19 जो आपदा आई उसके प्रति प्रतिक्रिया या रिएक्शन देने में काफ़ी स्लो था, इसका रेस्पॉन्स बहुत स्लो था। रेस्पॉन्ड के साथ और रेस्पॉन्स के साथ में क्या लगता है, टू लगता है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर कह रहा है एंड हैड रिपीटेडली मेड इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग क्लेम्स, और इन्होंने बार बार में, रिपीटेडली मतलब बार बार में, मेड किए इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग क्लेम्स। इनएक्यूरेट का मतलब बिल्कुल गलत, और मिसलीडिंग का मतलब भ्रामक कह सकते हो। मिसलीड करने वाले का मतलब है कि आपको दिग्भ्रमित करने वाले दावे किए अबाउट द वायरस, का मतलब हो गया वायरस के बारे में। रिपीट कर दूं, एक पत्र लिखा इन्होंने 18 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने। उस पत्र में इन्होंने डिमांड की कि 30 दिन के अंदर अंदर इंप्रूवमेंट्स लेकर आओ, इंप्रूवमेंट्स दिखाओ आपकी कार्यशैली में। और ये आरोप भी लगाया साथ साथ में कि भी WHO जो है उसमें कमी है, वो आज़ाद नहीं है चाइना से, चाइना का गुलाम है। और काफ़ी धीमा रहा था इसका रेस्पॉन्स जब ये संकट आया था, जब ये आपदा आई थी कोविड-19 के, जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। और ऐसी कंडीशन में इसने मतलब बार बार में इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग क्लेम्स किए थे वायरस के बारे में, कि WHO ने जो भी क्लेम किए वायरस को लेकर वो ऐसे क्लेम थे जो कि इनएक्यूरेट थे, सही नहीं थे, और मिसलीडिंग थे, दुनिया को भ्रमित करने वाले क्लेम थे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस पत्र में सारा मेंशन किया था। तो इसके अंदर हमने सब्जेक्टिव मूड को जाना है। सब्सटेंटिव का मतलब क्या है ये देखा है, वाइल के साथ में ing लगता है ये देखा है, रेस्पॉन्ड के साथ में टू लगता है ये देखा है। ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। सिंस द डिसीजन हैज अपेरेंटली बीन टेकन विदाउट द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस and as the withdrawal will become effective only on July 6 next year, there is a possibility that Congress or courts might reverse the withdrawal. अब ये सिंस का मतलब है चूंकि। एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर सेंटेंस का स्टार्ट आप एज से करते हो या सिंस से करते हो या बिकॉज से करते हो, अगर किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट इनमें से किसी भी शब्द से होता है तो याद रखिएगा कि बीच में ना तो सो आ सकता है, ना ही बीच में देयरफॉर आ सकता है, और ना ही बीच में हेंस आ सकता है। इनमें से कुछ भी नहीं आएगा अगर आपने स्टार्ट किससे किया है, एज, सिंस या बिकॉज से किया है, ठीक है। इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ सिंस, एज और बिकॉज, देन वी कैन नॉट मेंशन और वी कैन नॉट यूज सो, देयरफॉर, हेंस इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये बात याद रखिएगा। द सिंस द डिसीजन हैज अपेरेंटली, अपेरेंटली का मतलब है एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, ऑस्टेंसिवली, प्यूटेटिवली, प्रिजम्बली, ठीक है। तो इन सब का मतलब है जो साफ साफ देखने पर लगता है उसको बोलते हैं अपेरेंटली। तो चूंकि ये जो डिसीजन है वो डिसीजन लिया गया था बिना कांग्रेस के अप्रूवल के, ठीक है। जो ये डिसीजन है वो बगैर कांग्रेस, कांग्रेस वहां के संसद है, पार्लियामेंट है यूएस की, तो यूएस की कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर ही डिसीजन लिया गया। चूंकि ये पैसिव वॉइस हो गया, देखिए बीन के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है तो पैसिव है। तो चूंकि ये जो निर्णय है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो निर्णय लिया है ये बिना अप्रूवल के लिया है, कांग्रेस से इन्होंने अनुमति नहीं ली। एंड एज द विड्रॉल विल बिकम इफेक्टिव ओनली ऑन जुलाई 6 नेक्स्ट ईयर। और एक बात और भी है कि विड्रॉल जो है, ये विड्रॉल मतलब जो पुल आउट करने का प्रोसेस है, विल बिकम इफेक्टिव, ये प्रभावी होगा, ये लागू होगा कब, ओनली ऑन जुलाई 6 नेक्स्ट ईयर, केवल 6 जुलाई को, अगले साल 6 जुलाई को ही विड्रॉल हो सकता है, एक साल तो रहना ही पड़ेगा। तो कह रहा देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो एक संभावना बनती है। देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन है, तो पॉसिबिलिटी को देखकर इज लग रहा है, तो एक संभावना है दैट कांग्रेस और कोर्ट्स की, या तो कांग्रेस मतलब वहां की पार्लियामेंट या फिर वहां के न्यायालय जो हैं, कोर्ट्स हैं, माइट रिवर्स, माइट आता है रिमोट पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी के लिए,
माइट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, दूर की संभावना के लिए करते हैं। ये रूल्स मैं जब रिपीट करता हूँ इसका मतलब यही है कि आप जो देख रहे हैं काफ़ी दिनों से उनका रिवीजन हो जाए और नए बच्चे हैं उनको समझ में आ जाए। तो माइट यहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना है। चूंकि अगले साल की बात कर रहा है तो हो सकता है ऐसा कि कांग्रेस और कोर्ट जो हैं वो रिवर्स कर दें। रिवर्स का मतलब बिल्कुल उलट दें, बिल्कुल कह सकते हैं ऑपोजिट कर दें इस विड्रॉल को। मतलब कहें कि इस डिसीजन को रद्द कर दिया जाए कि विड्रॉल हो ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है। कारण क्या गिनाए हैं इसने कि एक बात तो ये है कि ये जो डिसीजन लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये निर्णय संसद की अनुमति के बगैर लिया है। दूसरा ये है कि ये डिसीजन अगले साल 6 जुलाई को ही लागू होगा, इसलिए चांसेस बनते हैं कि या तो कोर्ट है या फिर जो संसद है वहां की वो इस डिसीजन को पलट दे। ऑलरेडी डेमोक्रेटिक चैलेंजर जो बिडेन हैज प्रॉमिस टू रिवोक इफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट। पहले ही डेमोक्रेटिक चैलेंजर का मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप के सामने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में लड़ेंगे जो बिडेन, जो कि भूतपूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो रिवोक कर देंगे। रिवोक का मतलब क्या है? रिवोक का मतलब एब्रोगेट है, एनल है, नलीफाई है, राइट ऑफ है, रिपील है, रद्द कर देंगे। कि इन्होंने कहा है कि हम ये जो डिसीजन है इसको रद्द कर देंगे। इस डिसीजन को बिल्कुल भी मतलब कहें कि ये जो नियम है जो निकाला है कि विड्रॉ करेंगे इसको चलने ही नहीं देंगे। मैं अगर राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया, ये कंडीशन लगाई इन्होंने इफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट की, अगर इनको राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा तो इसको रद्द कर देंगे ये। ठीक है, जो बिडेन भी इनके पीछे हो गए हैं। और कोर्ट्स और कांग्रेस भी ऐसा कर सकते हैं, तो हो सकता है कि डिसीजन को पलट दिया जाए। तो इस स्लाइड में देखने लायक क्या था कि एज, सिंस या बिकॉज से स्टार्ट हो तो ना तो सो लगेगा, ना देयरफॉर लगेगा, ना हेंस लगेगा। एक देखने लायक ये था कि माइट का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए होता है। अपेरेंटली और रिवॉक के मीनिंग क्या है वो हमने यहाँ पे देख ही लिए हैं। आगे आ जाइए। देयर इज मच एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में होना। एट स्टेक का मतलब क्या होता है? खतरे में होना। तो देयर इज मच एट स्टेक। अब ये मच है इसी कारण से इज है क्योंकि मच जनरली अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, और अनकाउंटेबल नाउन होती है उसको आप सिंगुलर ही मान सकते हो, प्लूरल तो मान ही नहीं सकते। तो कह रहा है कि भाई देयर इज मच एट स्टेक। एट स्टेक बराबर एट रिस्क। एट स्टेक बराबर एट रिस्क। तो बहुत कुछ यहाँ पे खतरे में है, दांव पर लगा हुआ है। बहुत कुछ है जो कि दांव पर लगा हुआ है। एंड अनसरप्राइजिंगली, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कांग्रेस इज ऑलरेडी अंडर प्रेशर, कि कांग्रेस जो है पार्लियामेंट जो वहां की है वो पहले से ही दबाव में है। किससे? फ्रॉम अकेडमिया। अकेडमिया का मतलब जो संभालते हैं रिसर्च को, एजुकेशन को, वो अकेडमिया। एंड मेडिकल एसोसिएशंस के द्वारा दबाव में है टू रिजेक्ट द विड्रॉल। क्या दबाव है? कि इस विड्रॉल को जो WHO से बाहर निकालने की जो बात है उसको रिजेक्ट कर दे, ये पहले दबाव में है। तो कह रहा है कि बहुत कुछ दांव पर है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कांग्रेस पहले ही दबाव में है। अकेडमिया और मेडिकल एसोसिएशंस का दबाव है इस विड्रॉल को रिजेक्ट करने का। विड्रॉल भी निश्चित हो गया, हम समझ में तो आ ही रहा है कि विड्रॉल कौन सा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड की है WHO से विड्रॉल करने की, उसी विड्रॉल की बात है। तो ये दैका होमोफोरिक यूज कह सकते हो, या चूंकि पहले इसकी चर्चा हो चुकी है तो इसलिए एनाफोरिक यूज भी कहा जा सकता है। आगे देखिए, द कैप्रिशियस डिसीजन टू विड्रॉ। कैप्रिशियस का मतलब होता है क्या? फिकल, इनकॉन्स्टेंट, वेरिएबल, मर्क्यूरियल। एक तो होता है परिवर्तनीय, जो लगातार बदलता रहता है उसको बोलते हैं कैप्रिशियस, या फिर होता है सनक के वशीभूत होकर कोई डिसीजन लिया जाए उसको बोलते हैं कैप्रिशियस। तो ये डिसीजन भी सनकी व्यक्ति कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, और उन्होंने उसी प्रकृति का एक परिचय दिया है। उन्होंने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल आवेग में आकर डिसीजन लिया है, इसलिए कैप्रिशियस डिसीजन कहा गया। तो ये जो कैप्रिशियस निर्णय है उनका, क्या निर्णय कि भाई WHO से विड्रॉ होंगे, विल हैव, इसका होगा डायर कॉन्सिक्वेंसेस। डायर का मतलब होता है भयानक। टेरिबल, ऑफुल, हॉरिबल, अपॉलिंग, फ्राइटफुल। डरावना या भयानक को बोलते हैं क्या? डायर। जनरल डायर से इसको याद कर लीजिए आप। जनरल डायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर याद आता हो, आप में से कोई पंजाब राज्य से जुड़ा हो उनको अच्छे से पता होगा, है ना। अमृतसर में बना हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये जो जनरल डायर थे, बहुत ही क्रूर और नृशंस हत्या इन्होंने की थी। अब उसी को लेकर आप याद करें, डायर का मतलब भयानक होता है, याद रह जाएगा। तो कह रहा है कि कैप्रिशियस डिसीजन, जो ये एक सनक में आकर जो निर्णय लिया है WHO से विड्रॉ करने का, इसका बहुत ही भयानक परिणाम होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस के मतलब होता है रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप कह सकते हैं रिपरकशन, या फिर आप कह सकते हैं अपशॉट, या फिर आप कह सकते हैं कोरोलरी। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, जो भी परिणाम होते हैं, आउटकम भी हो सकता है, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो कह रहा है कि इसका परिणाम बहुत भयानक होंगे फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ। किसके लिए? पूरे वैश्विक स्वास्थ्य के लिए।
फिर अगर डिपार्चर ऑफ द यूएस विल बी ए सिग्निफिकेंट ब्लो, ब्लो का मतलब आघात कह सकते हो, झटका कह सकते हो। तो कह रहा है कि अगर यहाँ डिपार्चर हुआ यूएस का, तो ये जो डिपार्चर है, ये डिपार्चर सब्जेक्ट है, ये बहुत ही बड़ा, सिग्निफिकेंट का महत्वपूर्ण भी होता है और सिग्निफिकेंट का बड़ा भी होता है। तो ये जो है डिपार्चर यूएस का, ये बहुत बड़ा आघात होगा, बहुत बड़ा एक हमला होगा किस पर, डब्ल्यूएचओ पर, इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मतलब कुशलता होती है, इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है इस संदर्भ में। तो अगर यूएस का डिपार्चर हुआ तो ये बहुत बड़ा एक ब्लो होगा डब्ल्यूएचओ पर, किस कंडीशन में, किस संदर्भ में, टेक्निकल एक्सपर्टीज संदर्भ में, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी टेक्निकल चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करवाता है, टेक्निकल जो सपोर्ट की स्टाफ प्रोवाइड करवाता है, तो वो टेक्निकल एक्सपर्टीज उसको नहीं मिल पाएगी। इस संदर्भ में बहुत बड़ा एक कह सकते हो कुठाराघात कह सकते हो, एक ब्लो होगा, एक झटका लगेगा अकॉर्डिंग टू मिस्टर ट्रंप। और मिस्टर ट्रंप के अनुसार एनुअल फंडिंग ऑफ अबाउट $450 मिलियन, $450 मिलियन की जो एनुअल फंडिंग होती है वो नहीं मिलेगी डब्ल्यूएचओ को। तो डब्ल्यूएचओ के लिए नुकसान की बात तो ये है। इस स्लाइड में आपने क्या सीखा, एट स्टेक बराबर एट रिस्क होता है, और रिजल्ट, रिपरकशन, अपशॉट, कोरोलरी, आउटकम, ये कॉन्सिक्वेंसेज के सिनोनिम्स हैं। डायर का मतलब क्या है ये हमने सीखा, कैप्रिशियस का मतलब क्या है ये सीख लिया। आगे आ जाइए। द पेंडेमिक हैज क्लियरली ब्रॉट टू द फोर, ये ब्रिंग टू द फोर एक जो फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है आपके सामने ले आना, या फिर कहें नोटिसेबल कर देना, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे ऐसा कर देना। पेंडेमिक वैश्विक महामारी कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो कोविड-19 जो है उसने मतलब स्पष्ट रूप से सारी चीजें सामने रख दी है। सेवरल शॉर्टकमिंग, सेवरल के साथ में नाउन जो लगती है वो प्लूरल लगती है, याद रखिएगा। तो सेवरल के साथ में आने वाली नाउन कैसी होगी, प्लूरल नाउन होगी। शॉर्टकमिंग्स का मतलब खामियां या कमियां होती है, और वीकनेस जो होती है उसको कमजोरियों को बोलते हैं। तो कह रहा है कि ये जो वैश्विक महामारी है इसने स्पष्ट रूप से अनेकों कमियां और अनेकों कमजोरियां जो है सामने ला के रख दी हैं, किसकी, इन द ग्लोबल हेल्थ बॉडी, डब्ल्यूएचओ की जो कमियां हैं। ठीक है, तो इस वैश्विक महामारी ने डब्ल्यूएचओ जो इन द ग्लोबल हेल्थ बॉडी, ये ग्लोबल हेल्थ बॉडी डब्ल्यूएचओ के लिए कहा है, डब्ल्यूएचओ के अंदर बहुत खामियां हैं, बहुत कमजोरियां हैं, इसको उजागर कर दिया है। फॉर इंस्टेंस, इसका प्रयोग करते हैं उदाहरण के लिए। ठीक है, आप अगर वाक्य बनाओगे, आप अगर समरी लिखोगे, आप कोई पैराग्राफ राइटिंग को स्टार्ट करोगे, डायरी राइटिंग स्टार्ट करोगे, तो उसमें आप इन चीज़ों को यूज करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो चीज़ें हैं जो आम जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। याद रखिए, वोकैबुलरी जो होती है ना, वो दो टाइप की वोकैबुलरी होती है। जो टीचिंग मेथड्स पढ़ते हैं बच्चे, जो रीट की तैयारी करते हैं, जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, उनको पता होगा इन चीज़ों का कि एक्टिव और पैसिव दो तरह की वोकैबुलरी होती हैं। हम लोगों को कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से आते हैं, जैसे एप्पल का मतलब पता होता है, आपको सारे कलर्स के नेम आते होंगे, बॉडी पार्ट्स पता होंगे, है ना, कि मैं कहूँ कि ये जो है ये एक मार्कर है, ये भी तो अंग्रेजी का शब्द है, बोल्ड है, ये भी तो अंग्रेजी का शब्द है। तो ये तो एक्टिव वोकैबुलरी क्योंकि रूटीन का हिस्सा है। लेकिन टीचिंग और जो लर्निंग, इन दोनों का ही एक उद्देश्य होता है कि आप जो वर्ड्स नए हैं, जैसे कि हमने देखा इंस्टेंस है नया आ गया, पेंडेमिक है नया आ गया, तो इन सब वर्ड्स को भी याद रखें। तो पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं इसको। हालांकि हम समझ जाते हैं, हमें पता होता है, हम लोग इसका मीनिंग नोट करते हैं, हम रिवीजन भी करते हैं, फिर भी हम लोग इसको आम जिंदगी का हिस्सा नहीं बना पाते, हम रूटीन के अंदर इन शब्दों का यूज नहीं करते हैं। जब इन शब्दों का यूज आप रूटीन में करोगे, जब पैसिव वोकैबुलरी को एक्टिव में लेके जाओगे, तो मेरी टीचिंग का और आपके लर्निंग का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो पैसिव को एक्टिव बनाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। द 2005 रिवीजन ऑफ द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, तो उदाहरण के लिए 2005 का रिवीजन, रिवीजन का मतलब पुनरावलोकन होता है, फिर से नियमों को देखना होता है, कह सकते हो। आप भी रिवीजन करते हो, आप भी वर्ड्स को फिर से देखते हो, आप भी चीज़ों को, ग्रामर के रूल्स को फिर से देखते हो, तो वो रिवीजन है। तो उदाहरण के लिए 2005 का जो रिवीजन है, किसका, IHR का। IHR का मतलब है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो नियम है उनका। मेड इट मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, मैंडेटरी, मैंडेटरी को आप कर सकते हो बराबर कंपलसरी, अनिवार्य को बोलते हैं मैंडेटरी, कंपलसरी। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई जो 2005 का रिवीजन हुआ था, उदाहरण के लिए इस IHR का, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का, इसने अनिवार्य कर दिया था फॉर कंट्रीज, देशों के लिए, टू नोटिफाई द WHO, कि WHO को नोटिफाई करे, WHO को सूचना दे, नोटिफाई का मतलब सूचना देना, इन्फॉर्म करना है। ऑफ ऑल इवेंट, सूचना किसकी दे, सभी घटनाओं की। दैट में कॉन्स्टिट्यूट, वो घटनाएं जो हो सकती हैं। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो संबंध इससे होगा। वो घटनाएं, मे का प्रयोग संभावना बताने के लिए होता है। वो घटनाएं जो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है फॉर्म, बना सकती है, मेकअप, अकाउंट फॉर, या फिर जिम्मेदार हो सकती है। वो घटनाएं जो जिम्मेदार हो सकती है। एन इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, एक अंतर्राष्ट्रीय
लोक स्वास्थ्य आपदा का रूप ले सकती है, इसके बारे में बताए। एंड टू रेस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट, और प्रत्युत्तर दे, प्रतिक्रिया दे, रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच इवेंट्स, कि ऐसे कोई भी घटना होती है तो उस संदर्भ में इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन की जो रिक्वेस्ट है, वेरिफिकेशन सत्यता की जांच को वेरिफिकेशन बोलते हैं, तो वेरिफिकेशन की जो रिक्वेस्ट है उसको रेस्पॉन्ड भी करे। रेस्पॉन्ड के साथ में बताया था मैंने टू लगेगा, ये यहां पर भी देख सकते हैं। सच के बाद में नाउन है, उसके बारे में बता रखा है मैंने काफी बार कि सच के बाद में या तो नाउन प्लूरल ही आ जाएगी, या फिर सच के बाद में अगर आप सिंगुलर नाउन लगाते हैं तो फिर उससे पहले आपको ए या एन लगाना पड़ता है, ये हो सकता है ना, और या फिर सच के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो कह रहा है कि 2005 का जो रिवीजन हुआ था, 2005 को फिर से मतलब इन नियमों के बारे में समझा गया था, तो वहां पे एक बात को अनिवार्य किया गया था सभी देशों के लिए कि WHO को वो बताएंगे सभी इवेंट्स के बारे में, वो इवेंट जो कि लोक स्वास्थ्य आपदा का रूप ले सकते हैं, इमरजेंसी का रूप ले सकते हैं, और वो रेस्पॉन्ड करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे रिक्वेस्ट की फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन दी है उसकी सत्यता की जांच में सहयोग करेंगे रिगार्डिंग सच इवेंट्स, ऐसे किसी भी इवेंट्स के बारे में, संदर्भ में, रिगार्डिंग का मतलब के संबंध में। आगे आ जाइए। तो इसके अंदर हमने पढ़ा मैंडेटरी बराबर कंपलसरी होता है, सेवरल के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, सच के साथ किस प्रकार से प्लूरल नाउन या सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, ये हमने जान लिया। अगले में है यट द WHO हैज लिमिटेड पावर टू इंश्योर कंप्लायंस बाय मेंबर स्टेट्स। यट का मतलब होता है फिर भी, WHO हैज लिमिटेड पावर, WHO के पास लिमिटेड पावर है, सीमित शक्तियां हैं, ज्यादा शक्तियां नहीं है। मतलब टू इंश्योर के बारे में बताता रहता हूं काफी बार मैं कि आपको 3 शब्दों को साथ लेकर चलना है। जब भी ये शब्द आपको दिखे तब आपको ये शब्द भी याद आने चाहिए, तभी हमारे सीखने का कोई महत्व है। इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना है, जो ऊपर वाला है इसका मतलब सुनिश्चित करना है, नीचे वाला बीच वाला जो इंश्योर है इसका मतलब बीमा करना है, सुरक्षा देना है, और एश्योर का मतलब आश्वस्त करना है, वादा करना है। तो यट तब लगता है कंजंक्शन जब आपको विरोधाभास दर्शाना हो, जब आपको यह दर्शाना हो कि फिर भी ऐसा हो गया, ऐसा होने के बावजूद, ऐसी कंडीशन में यट लगता है। तो फिर भी WHO के पास, ठीक है 2005 का रिवीजन हुआ, उसमें सब कुछ था कि देशों को नोटिफाई करना पड़ेगा, फिर भी WHO के पास ऐसी शक्तियां नहीं है कि वो सुनिश्चित कर सके कि जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं, जो देश इस WHO में शामिल हैं, वो इसकी पालना करें, वो यहाँ पे कंप्लायंस करे। कंप्लायंस जो शब्द है वो कंप्लाई से बनता है। कंप्लाई के साथ में याद रखिएगा, अगर आवश्यकता पड़े कि किसको कंप्लाई करना है तो उसमें विद लगेगा। अब आप पूछोगे यहाँ तो नहीं लगा रखा विद, तो यहाँ दे भी तो नहीं रखा, कौन से रूल्स का पालना करनी है, वरना विद लगता है कंप्लाई में। इसी को आप अबाइड बाई भी लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो अबाइड बाई, इसका मतलब भी पालना करना ही होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये सुनिश्चित करना कि इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं, इसमें जो देश शामिल हैं, वो इसकी पालना करेंगे, इसके पास इतनी शक्तियां नहीं हैं। इंक्लूडिंग लिमिटेशंस इन इंडिपेंडेंटली वेरीफाइंग मेंबर स्टेट्स ऑफिशियल रिपोर्ट्स, इसमें शामिल है लिमिटेशंस का मतलब लिमिटेशन ऐसी भी है, इसकी सीमितताएं हैं, इसमें शक्तियां वो भी नहीं है कि इंडिपेंडेंटली वेरीफाइंग कि आज़ादी से स्वतंत्र रूप से वेरीफाइंग मेंबर स्टेट्स ऑफिशियल रिपोर्ट्स, कि जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, जो भी राज्य हैं, जो भी देश हैं, इसके जो मेंबर स्टेट्स का मतलब यहाँ पे देशों से है, जो भी कंट्रीज इसकी सदस्य हैं, उनकी जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं उसको वेरीफाई कर पाए, ऐसी लिमिटेशंस भी है, इसके पास वो अधिकार भी नहीं है। तो कह रहा है फिर भी WHO के पास अधिकार नहीं है कि जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनसे ये पालना करवा सके। किस चीज़ की इसमें शामिल है कि इसकी लिमिटेशंस वो भी हैं कि ये अस्वतंत्र रूप से वेरीफाई भी नहीं करवा पाएगा, क्या चीज़, सत्यता की जांच भी नहीं करवा पाएगा जो भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स आएगी उनकी। ठीक है, इफ द US वॉज मेजरली इन्वॉल्व इन द 2005 IHR रिवीजन, तो IHR वो इंटरनेशनल हेल्थ रिवीजन ही है, तो यदि US जो है वॉज मेजरली इन्वॉल्व, वो की शामिल था, है ना, मेजरली मुख्य रूप से इन्वॉल्व था, शामिल था इन द 2005 IHR रिवीजन, 2005 में जो रिवीजन हुआ था इसमें शामिल था ये जो US है, इट विल नाउ हैव नो रोल, तो अब इसका कोई रोल नहीं होगा टू प्ले इन स्ट्रेंथनिंग द WHO को स्ट्रेंथन करने में। उस समय तो था इन्वॉल्व, लेकिन अब की बार नहीं है। तो कह रहा है US अगर इन्वॉल्व था, मेजरली मुख्य रूप से इन्वॉल्व यहाँ पे वर्ब है, मेजरली यहाँ पे एडवर्ब है, इन्वॉल्व के साथ में इन लगता है अगर इसका मतलब शामिल होना होता है। अगर इन्वॉल्व नाउन से पहले लगता है, ये बात थोड़ी बता दी मैंने काफ़ी बार आपको, अगर नए बच्चे हैं तो समझिएगा कि इन्वॉल्व इसके बाद में अगर नाउन है तो इसका मतलब होता है शामिल होना, इनकॉर्पोरेट, एनकम्पास, इंक्लूड। ठीक है, और अगर आपने इन्वॉल्व का प्रयोग कर दिया नाउन के बाद में, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं, देखो इन्वॉल्व अगर लिख दिया आपने नाउन के बाद में, इसको मैं फिर से लिख देता हूं,
यदि इन्वॉल्व का प्रयोग नाउन से पहले हो तब तो इसका मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड। और अगर इन्वॉल्व का प्रयोग नाउन के बाद में हो, नाउन के बाद में अगर इन्वॉल्व दे रखा हो तो इसका मतलब होता है शामिल होना। ये फर्क पड़ेगा, इसको हम एट्रीब्यूटिव या पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव के रूप में ले रहे हैं। जब नाउन के बाद में इन्वॉल्व है तो ये पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव है, और अगर नाउन से पहले इन्वॉल्व मिलेगा वैसे आपको, है ना, एडजेक्टिव बनाना है आपको, ठीक है। तो अगर नाउन से पहले है तो वो एट्रीब्यूटिव यूज है, नाउन के बाद में है तो वो पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव के रूप में है। तो अगर यूएस मुख्य रूप से इन्वॉल्व था 2005 के IHR रिवीजन में, तो अब ये इसका कोई रोल नहीं होगा किस चीज़ में, WHO को स्ट्रेंथन करने में। फिर से प्रेपोजिशन इन है तो ING का प्रयोग स्ट्रेंथनिंग किया गया है। आगे देखिएगा, इट विल लूज अ सीट एट द टेबल। इट यहाँ पे यूएस के लिए है, तो यूएस में एट द टेबल का मतलब अभी WHO के अंदर मीटिंग होती है, सदस्य देश के जो प्रतिनिधि है वो आके मीटिंग करते हैं। टेबल का मतलब ये है उस टेबल के इर्द गिर्द आके बैठते हैं। जैसे ये टेबल है तो इसके इस साइड ऐसे आके बैठते हैं, ठीक है। तो ये चर्चा करते हैं आपस में कि जो भी कोई भी स्वास्थ्य संकट है, किसी भी कोई भी सुधार करना है उस बारे में। अब इन सदस्य देशों के बीच में पहले अमेरिका भी बैठता था, लेकिन अब अमेरिका को वो सीट नहीं मिलेगी, अमेरिका सीट खो देगा। अब लेखक चर्चा कर रहा है कि अमेरिका को नुकसान क्या है, ठीक है। तो लूज का मतलब यहाँ पे खो देना है। अच्छा, लूज के साथ साथ एक वर्ड होता है लॉस, LOSS, इसको लॉस पढ़ते हैं। एक वर्ड होता है लूस, ये लूस होता है। ये लूज है, ये हारना या खो देना। ये लॉस है, ये हानि। और ये लूस है, ढीला छोड़ना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये एक सीट खो देगा टेबल पर टू डिटरमाइन मतलब डिटरमीन बोलते हैं, सॉरी, इसको डिटरमाइन नहीं बोलते, डिटरमीन बोलते हैं। टू डिटरमीन द वायरस स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब यहाँ पे टाइप है। जब वायरस के साथ स्ट्रेन जोड़ोगे तो टाइप या काइंड होगा, और वैसे स्ट्रेन का मतलब तनाव होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अब ये टेबल पर वो सीट खो देगा, वो स्थान खो देगा कि वायरस स्ट्रेन के बारे में पता लगा सके, डिटरमीन कर सके, है ना। टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। वो वायरस स्ट्रेन कि जिसका यूज किया जाएगा, टू बी यूज्ड पैसिव वॉइस है, किसके लिए, डेवलप करने के लिए। डेवलप क्या करना है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा होता है जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके द्वारा होकर, उस माध्यम से होकर, ये कोई वायरस टाइप है कि उसमें से होकर कोई बुखार का कारण बनता है। कैटरा एक बीमारी होती है जो गले में खरखर होती है, इसका एक कारण बनता है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। सर्दी जुकाम का कारण बनता है इन्फ्लुएंजा, वो है। तो कह रहा है कि एक सीट खो देगा, ये पता नहीं लगा पाएगा कि कौन सा वायरस टाइप है उसका यूज किया जा रहा है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनाने में, है ना। वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इसलिए यह महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए क्योंकि फ्लू ने 34,000 लोगों को मार दिया था यूएस में 2018-19 में। इसलिए यूएस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये जान लेना कि कौन से वायरस का स्ट्रेन यूज़ किया गया है। क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है। अगर हमने इतने दिनों में पढ़ा है कोविड-19 के बारे में, अखबारों में काफ़ी बार हर दिन लगभग यही न्यूज़ थी, तो अगर हमने पढ़ा है तो हमने जाना है कि वैक्सीन बनती है उसी वायरस, जिस वायरस से प्रभावित होता है व्यक्ति, उसी वायरस का एक वीकेंड फॉर्म होता है, एक कमज़ोर रूप होता है, उसी स्ट्रेन, उसका एक स्ट्रेन यूज़ किया जाता है वैक्सीन बनाने में, ताकि जब शरीर में इंजेक्ट करोगे उस वैक्सीन को तो शरीर में एंटीबॉडीज निर्मित होते हैं उसके अगेंस्ट, जो कि वायरस से सुरक्षा करेंगे। फिर तो वही चीज़ है कि उसी किस स्ट्रेन का यूज हुआ जान नहीं पाएगा अमेरिका। एंड हैव नो एक्सेस, एक्सेस के साथ में टू लगता है, याद रखिएगा। और इसका कोई एक्सेस नहीं होगा, इसका कोई पहुंच नहीं होगी न्यू इन्फ्लुएंजा वायरस सैंपल्स फॉर रिसर्च। कि भाई कोई रिसर्च करना चाहिए अमेरिका के वैज्ञानिक या अमेरिका देश, तो वहाँ पे उसको वायरस सैंपल्स चाहिएंगे, नए इन्फ्लुएंजा वायरस सैंपल्स चाहिएंगे रिसर्च करने के लिए, तो वो भी एक्सेस नहीं कर पाएगा अमेरिका, ये अमेरिका को नुकसान है। आगे देखिए, विद नो मोर यूएस साइंटिस्ट एम्बेडेड इन, एम्बेड का मतलब फिक्स होना, इंसर्ट होना, ये सब होता है। तो अब यूएस के वैज्ञानिक जो हैं वो मतलब फिक्स नहीं कह सकते हैं। इस WHO वाली संस्था जो है ना, उसमें की रोल्स हुआ करता था अब तक। तो की का मतलब महत्वपूर्ण है अगर की एडजेक्टिव के रूप में आता है। की अगर नाउन के रूप में आता है चाबी होता ही है, लेकिन की अगर एडजेक्टिव के रूप में आता है तो उसका मतलब वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है ना, इसेंशियल है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो चूंकि अब यूएस के साइंटिस्ट जो हैं वो WHO के जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उनमें नहीं होंगे, क्योंकि अब तक तो थे, लेकिन अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, तो अमेरिका के साइंटिस्ट भी वहां पे क्या करेंगे, इंक्लूडिंग आउटब्रेक रेस्पॉन्स टीम्स। अभी तक तो की रोल्स, अब की रोल्स कौन से थे, उसमें यह भी रोल शामिल था कि आउटब्रेक, ये जो आउटब्रेक कोई भी बीमारी अचानक से फैलती है उसको आउटब्रेक बोलते हैं, उसकी रेस्पॉन्स टीम्स का भी हिस्सा थे। लाइक द वन दैट विजिटेड वुहान, जैसे कि एक टीम, जैसे कि वुहान का जिसने विजिट किया था उसमें भी अमेरिका के साइंटिस्ट थे, लेकिन अब इन महत्वपूर्ण पदों पर, इन महत्वपूर्ण रोल पर अमेरिका के वैज्ञानिक नहीं होंगे। इट विल लूज आउट,
ऑन हेल्थ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब खुफिया जानकारी होती है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है। इंटेलिजेंस का मतलब है सीक्रेट इंफॉर्मेशन, खुफिया जानकारी। तो कह रहा है कि भाई इट विल लूज आउट। लूज आउट का मतलब है कि ये खो देगा या फिर इसको नहीं मिल पाएगी। हेल्थ इंटेलिजेंस, हेल्थ के संदर्भ में खुफिया जानकारी नहीं मिल पाएगी, जिससे क्या होगा, इस कारण से जब ये लूज आउट करेगा इस चीज़ को, तो उससे क्या होगा, ये देश के जो रेस्पॉन्स हो सकता है इंटरनेशनल डिजीज आउटब्रेक का, जो अमेरिका का एक प्रतिक्रिया हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय कोई बीमारी की आउटब्रेक्स का, कोई बीमारी अंतर्राष्ट्रीय फैली हो, जैसे कि ये फैली है बीमारी, या 2002 के करीब जब जो सार्स बीमारी फैली थी, है ना, इसी की तरह बीमारी थी, तो उस समय ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा देश के स्वास्थ्य, मतलब देश के रेस्पॉन्स के प्रति, कि देश रेस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा, अमेरिका इस बात के अंदर सामने ही नहीं आ पाएगा। तो ये एक प्रकार से समझौता करना हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इन द एंड, अंततः, याद रखिएगा, दी एंड होता है, दी मिडल होता है, दी बिगिनिंग होता है, लेकिन साथ में यूज करते हो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो वहां पे द नहीं लगता है। अलग अलग यूज करते हो तो द लगता है। तो कह रहे हैं अंततः नन गेन्स फ्रॉम ए फर्दर वीकेंड WHO। तो किसी का भी यहाँ पे लाभ नहीं है। नन का मतलब कोई भी यहाँ पे लाभ की स्थिति में नहीं है। किस चीज़ से? फर्दर वीकेंड WHO। फर्दर का मतलब आगे। आगे अगर WHO कमज़ोर होता है तो उससे लाभ ना WHO का है, ना अमेरिका का है, ना पूरे विश्व का है। तो लाभ किसी का नहीं है। यही हमारा आज का एडिटोरियल का टाइटल भी था कि नन गेन्स। इसी को लास्ट में इसने जस्टिफाई किया है लेखक ने कि इस टाइटल को इसने क्यों लिया था। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया आज का एडिटोरियल। अब हम बात करते हैं रिवीजन की। तो ड्राइव का मतलब क्या है? ड्राइव का मतलब होता है फोर्स, मजबूर करना होता है। ठीक है, ड्राइव का मतलब मजबूर करना कह सकते हो, आगे बढ़ाना, पुश करना कह सकते हो। रील जो शब्द है इसका मतलब स्टैगर, लड़खड़ाना है। ठीक है, डिस्ट्रेस जो शब्द है, डिस्ट्रेस का मतलब है डिफिकल्टी, मुश्किलों को बोलते हैं। डेस्टिट्यूशन का मतलब है पॉवर्टी, गरीबी को बोलते हैं। कर्टेल का मतलब छोटा करना, काट छांट करना, रिड्यूस इसको बोलते हैं। ड्राइव का मतलब धक्का मारना है या फोर्स करना, मजबूर करना है। रील का मतलब लड़खड़ाना है, फ्लाउंडर भी हो सकता है, स्टैगर भी हो सकता है। ठीक है, डिस्ट्रेस का मतलब आपदा या संकट कह सकते हो, तो डिफिकल्टी है। डेस्टिट्यूशन का गरीबी होता है, तो पेन्यूरी भी कहा जा सकता था यहाँ पे। और कर्टेल का छोटा करना, संक्षिप्त करना है, तो रिड्यूस आ जाएगा। इसके बाद में जो ट्रांसलेशन वाली चीज़ है उसमें देखिए, एक महिला जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान की भारी गोलाबारी में घायल हो गई। ये एक सेंटेंस है। एक महिला है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान की भारी गोलाबारी में घायल हो गई। घायल कौन हुआ? महिला। तो अ वुमन वॉज इंजर्ड, घायल हो गई, चोटिल हो गई। किस में? इन हैवी पाकिस्तानी शेलिंग। शेलिंग का मतलब गोलाबारी होता है। कहाँ की बात है? जम्मू कश्मीर, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में। ठीक है, तो एक महिला है वो घायल हो गई। चूंकि हो गई है अगर आता तो हैज़ बीन हम कर देते, चूंकि पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव बनाया है, तो इसलिए वॉज इंजर्ड है। किस में हुआ? पाकिस्तानी शेलिंग में। शेलिंग गोलाबारी को बोलते हैं। भारी गोलाबारी है तो हैवी जोड़ दिया। कहाँ की बात है? जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की, तो इन जम्मू कश्मीर पुंछ डिस्ट्रिक्ट। अगला देखेंगे, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी मामले में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को जांच करने की अनुमति दे दी है। अब यहाँ पे किसने अनुमति दी है? राष्ट्रीय गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय को द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या MHA कहते हैं। उसने अनुमति दे दी है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो हैज़ गिवन। अब यहाँ पे अनुमति को परमिशन भी कह सकते हैं, लेकिन एक परमिशन की जगह आजकल देखने को मिलता है गो अहेड। गो अहेड का मतलब उसने कहा है चलो आगे बढ़ो, मीन्स आप अलाउड हो ऐसा करने के लिए। तो यहाँ पे MHA जो है, गृह मंत्रालय है, उसने अनुमति दे दी है। किसको दी है? राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, जिसको NIA बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। किसके लिए दी है? इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करने के लिए। जांच पड़ताल किसकी करनी है? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट गोल्ड स्मगलिंग के। इस तस्करी को क्या कहते हैं? स्मगलिंग बोलते हैं। बाकी सब पता ही है आपको। तो देखो दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय ने दी है अनुमति, तो अनुमति के लिए हैज़ गिवन, गो अहेड कर दिया। और किसको अनुमति दी है? तो NIA को दी है। किस लिए दी है वो टू लगा के हमने जोड़ दिया है। ठीक है, इस मामले की जांच के लिए। आगे है, रेन मदन ने देहरादून की ऊंची पहाड़ियों में अपनी पत्नी और मित्रों के साथ अपना 92वां जन्मदिन मनाया, 92nd बर्थडे मनाया। तो अप इन द हिल्स ऑफ देहरादून, ये तो हो गया कहाँ पर मनाया, आप चाहे भले ही इसको लास्ट में लगा सकते हो। तो अप इन द हिल्स ऑफ देहरादून, रेन मदान, इन्होंने मनाया, पास्ट इंडेफिनेट, सिंपल पास्ट, सेलिब्रेटेड क्या? 92nd बर्थडे। कब की बात है? पिछले सप्ताह। तो पिछले सप्ताह मैंने लगाया नहीं, खैर यहाँ पे छेड़ दीजिए। विद हिज वाइफ एंड फ्रेंड्स, किसके साथ? पत्नी और फ्रेंड्स के साथ में।
पिछले सप्ताह मैंने लगाया हिंदी के अंदर यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अप इन द हिल्स ऑफ देहरादून, देहरादून की ऊंची पहाड़ियों में रेन मदान ने अपना 92nd बर्थडे सेलिब्रेट किया अपनी पत्नी और फ्रेंड्स के साथ, विद हिज वाइफ एंड फ्रेंड्स। फिर है इडियम्स एंड फ्रेजेस। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, मेड अप अ स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव, ऐसी कहानी जिस पर कोई विश्वास ना करे। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक का मतलब मुर्गा होता है, बुल का मतलब बैल सांड होता है, ठीक है। अब बुल और कॉक की कहानी सुनाओगे तो लगेगा किसी को सुनने पर कि यार कैसी बातें कर रहा है, खुद की मनगढ़ंत कहानी, क्योंकि ऐसी कैसी कहानी है कि दोनों मैच ही नहीं है कोई। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़े क्या गाड़ी लगा दो अगर आप, तो ये क्या है, पुट और डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, एक गलत क्रम में एक काम करना, कोई भी गलत क्रम के अंदर काम करने को बोलते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कार्ट का मतलब गाड़ी होती है, हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है। वैसे जनरली ये होता है घोड़ा आगे गाड़ी पीछे, गाड़ी पहले घोड़ा बाद में, तो इसका मतलब समझ जाइए गलत क्रम है। इन द निक ऑफ टाइम, निक का मतलब वैसे प्रिजन भी होता है, निक का मतलब अरेस्ट करना भी होता है, ठीक है। निक का मतलब एक छोटी सी कह सकते हो, एक चोट कह सकते हो, कट लगा देने को बोलते हैं। तो निक ऑफ द टाइम को याद ही करना पड़ेगा आपको, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, या फिर आप कहें निक ऑफ द टाइम का मतलब एट फिक्स टाइम कह सकते हो, बिल्कुल सही समय पर, ठीक है, एट फिक्स टाइम कह सकते हो, बिल्कुल सही समय पर। तो ये आपका आज का एडिटोरियल था, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कल शाम को 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।